हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में घटना चक्र के पूर्वावलोकन को पॉइंटर को पॉइंट टू पॉइंट के संदर्भ में कोई रिवीजन देख रहे थे। और इसमें हम लोग हिस्ट्री के पार्ट को देख रहे थे एशियंट और मेडिवल के पॉइंटर में, इसे हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से या आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से इसे मैंने 6 पार्ट में तोड़ा था। ये लास्ट पार्ट है, इस पे शुरू करते हैं। तो ये है आपका 6 पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंटर है, इसको हमने घटना चक्र का है, ये पूर्वावलोकन सार है, इसको हम देख रहे हैं। पार्ट 6 है इसका, जिसे हम अंतिम पार्ट है इस पॉइंटर का। और मुगल कालीन साहित्य के संदर्भ में बात करें तो गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, ठीक है। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, तो गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है स्थापित हुआ था महामनगा, जो इनकी अकबर की कौन सी मंगोली माता या इनकी जो लालन पालन जिस माता ने किया था महामनगा ही थी। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था तजुल माली ने किया था, ठीक है। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। हसन निजामी ताजुल मासिर के संदर्भ में है। ख्वाजा मीर हुमायूं नामा के संदर्भ में है। मोहम्मद काजिन आलमगीर नामा के संदर्भ में है। और भीमसेन नुक्स से दिलकुशा के बारे में है। तो हसन निजामी ताजुल मासिर हैं और ख्वाजा मीर हुमायूं नामा लिखी है और मोहम्मद काजिन है आलमगीर नामा लिखी है। तो काजिन ने आलमगीर नामा, भीमसेन नुस्खा ये दिलकुशा के संदर्भ में, तो भीमसेन है नुस्खा ये दिलकुशा और मोहम्मद काजिन आलमगीर नामा ने लिखी है। ख्वाजा मीर हुमायूं नामा के संदर्भ में है और हसन निजामी ताजुल मासिर के संदर्भ में है। अब आगे बात करें अगर तो सही सुमेलित की बात होगी तो आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिन के नाम से लिखी है और आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिन में लिखी हुई है। आलमगीर नामा, ठीक है, याद रखिएगा। आलमगीर की नाम आएगी तो मोहम्मद काजिन, और हम पीछे भी बता चुके हैं, इधर देखिए कि काजिन ने आलमगीर नामा लिखी है। फिर आई आलमगीर नामा, इनका पूरा नाम था मिर्जा मोहम्मद काजिम। और तबाकते अकबरी है निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। तबाकते अकबरी अगर बात करेंगे तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी हुई है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी है। और इकबाल नामा जहांगीरी जो है मुअत मद खान ने लिखी है। इकबाल नामा जहांगीरी मुअत मद खान ने लिखी हुई है। अब आगे बात करें अबुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिसने हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अब्दुल रहीम खान खाना ने दिया है। भारत के इतिहास में संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे, शाहजहां के शासनकाल के राजकवि इतिहासकार थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे शाहनामा के शासनकाल के एक राजकीय जो है इतिहासकार थे। हम आगे बात करें शाहनामा के लेखक इनायत खां थे, ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी की बात होगी तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। इनके और शाहनामा के लेखक इनायत खां थे। तो शाहनामा की बात होगी, शाहनामा के लेखक इनायत खां थे। और सुमेलित कथन है बाबर की बात, तो बाबर तजु के बाबरी के संदर्भ में है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की बात है। अगर बाबर की बात आएगी तो बाबर तजु के बाबरी है, ठीक है। बाबर ने तजु के बाबरी लिखी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। और अब्बास खां सरवानी ने तारीख़ शेरशाही लिखी है। तो अब्बास खां सरवानी ने तारीख़ शेरशाही लिखी है। निजामुद्दीन अहमद ने तबाकते अकबरी लिखी है, ठीक है। निजामुद्दीन अहमद की बात आएगी तो तबाकते अकबरी है। सरवानी ने शेरशाही लिखी है। और शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं, आपको बताया है। और भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे लाहौरी साहब। और अबुल फजल फैजी
अब्दुल रहीम खान खाना अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह है जिसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो अब्दुल रहीम खान खाना का है। आगे बात करें अब अनावर ए सुहाइली का ग्रंथ नामक अनुवाद आप देखोगे तो पंचतंत्र में है। अनावर ए सुहाइली नामक ग्रंथ का अनुवाद पंचतंत्र में मिलता है। अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया है 7 वर्षों में। और मुगल काल में दरबारी अदालती भाषा फारसी थी। और नस्तालीक देखेंगे एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालीक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्य भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नगरी दास के नाम के कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, तो राजा सावंत ने लिखे थे। कवि हृदय वह राजा जिसने नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में जो छंद लिखे थे, तो राजा सावंत ने लिखे थे। नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में जो राजा सावंत सिंह ने लिखे थे। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसक प्रिया की रचना की थी केशव ने। ठीक है, रामचंद्रिका और रसक प्रिया नामक रचना केशव ने की थी। और मुगल काल विविध की बात होगी, जहांगीर विलियम हॉकिंस की है, अकबर ने विलियम फिंच की बात है, शाहजहां ट्रेवेनियर की बात है, औरंगजेब मनुची के संदर्भ में है। तो जहांगीर की बात होगी तो विलियम हॉकिंस, और अकबर की बात होगी तो विलियम फिंच की बात होगी। जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आए थे, अकबर के शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आए थे, अकबर के शासनकाल में विलियम फिंच आए थे, शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवेनियर आए थे, औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आए थे। हॉकिंस 1608 से 1611 के समय आए थे। टॉमस रो 1615 से 1619 के संदर्भ में आए थे। मनुची की बात होगी 1653 से 1708 के संदर्भ में आए। और राल्फ फिश की बात होगी तो ये 1585 से 1586 के संदर्भ में आए हैं। और मुगल शासकों का सही कालक्रम देखें तो जहांगीर, मोहम्मद शाह और अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह दूसी। ठीक है, जहांगीर के बाद अगर उत्तरवर्ती मुगल काल होगी तो देखेंगे तो मोहम्मद शाह है, अहमद शाह अब्दाली हैं, फिर बहादुर शाह दूती हैं। और चार बाहरी आक्रमणों के व्यवस्थित क्रम में तो चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का नाम देखोगे तो उत्तरवर्ती मुगल काल में आता है। तो चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली है। तो चंगेज खां आए थे किस समय? इल्तुतमिश के समय आप देखेंगे। तैमूर आए, फिर नादिर शाह आए, फिर अहमद शाह अब्दाली आए। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा और कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। ठीक है, जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था, ये कथन सत्य है। अगर हम बात करें नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कत्लेआम 1739 में किया गया है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में युद्ध लड़ा हुआ था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई है ये जो 1526 में हुई थी। अहेमू और अकबर के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई देखेंगे तो 1556 ईस्वी में हुई है। आगे बात करेंगे तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई देखेंगे तो 1761 के संदर्भ में हुई है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। तराइन का दूसरा युद्ध देखेंगे तो 1192 में हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में और अकबर की मृत्यु हुई है 1605 में। तराइन का दूसरा युद्ध है वो 1192 में हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और पानीपत की तृतीय युद्ध देखोगे तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ है। आगे हम बात करेंगे तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई है। अगर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ है। बिलमग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध हुआ है। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध हुआ है। खानवा का युद्ध देखेंगे तो अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है अकबर और राणा प्रताप के। बिलमग्राम का युद्ध हुमायूं द्वारा शेरशाह के विरुद्ध लड़ा गया था। और खुसरो का विद्रोह देखोगे तो जहांगीर के समय हुआ था। और खानवा का युद्ध देखोगे बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध किया था। आगे बात करें अगर तो सुमेलित हैं 1556 में आप देखोगे अकबर का राज्यारोहण होता है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 1680 में बात होगी तो शिवाजी का देहांत होता है। और 1739 में देखोगे नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा होता है। आगे बात करें अगर तो
पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और असीरीगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ है। आगे बात करें तो अता अली खां का नाम तानसेन के नाम से जाना। अता अली खां, अगर तानसेन का नाम जाना हो तो अता अली खां है तानसेन का नाम। अता अली खां जाना जाता है। और एकता की बात है, दिल्ली सुल्तान के संदर्भ में, जागीर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत दी जाती थी। अमरम जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत दिया जाता था। मकोसा जो थी मराठे थे के समय दी जाती थी। बाबुल मक्का कहा जाता था। बाबुल जो है मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। आगे बात करें, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई लखनऊ के जो है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल किया था लखनऊ का, ठीक है, जो मदरसा बोलते हैं इसे हम बोलते हैं, क्या नाम है इसका, नाम भूल गए मैं। तो ये आगे बात करें, कलाक्रम के व्यवस्थित कीजिए तो पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई, ठीक है, ये कालक्रम के अनुसार है। सबसे पहले पद्मनी, फिर दुर्गावती, ताराबाई, फिर अहिल्याबाई हैं। बाबर का नाम, बाबर जमी मस्जिद संभल में जो बनवाई थी बाबर ने, जामी मस्जिद या जमी मस्जिद संभल में है। हुमायूं ने दीन पनाह बनाया था। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था। और हम बात करें अगर अकबर ने जहांगीर महल बनवाया था, जहांगीर ने एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। अब आगे बात करें कुतुब मीनार की बात, तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश के संदर्भ जोड़ सकते हैं। गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह के, बुलंद दरवाजा अकबर के संदर्भ में, मोती मस्जिद औरंगजेब के संदर्भ में, ठीक है। औरंगजेब मतलब दिल्ली वाली जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनाई थी, ठीक है। आगे बात करें अगर तो मुगल काल के युद्धों का सही कालक्रम देखेंगे तो मोती मस्जिद आगरा औरंगजेब के संदर्भ में सॉरी। और बात करें अगर खानवा का युद्ध, घाघरा का मुगल काल के सही कालक्रम युद्धों का देखेंगे तो खानवा का युद्ध, घाघरा के युद्ध, चौसा के युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध है। इसके बाद बात करें तो अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर का है। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाई थी। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। अब बात करें मुगल काल में मौलवी कहा जाता था व्यापारी, मौलवी शब्द था जो व्यापारी जादू पर बैठने वाला एक कर्मचारी था, उसे हम मुगल काल में मौलवी कहते थे, ठीक है। कर्मचारी होता था व्यापारी जादू पर, ठीक है, उस कर्मचारी का नाम था मौलवी। और भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे मान्यता व्यापारी थे। भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः क्या थे, बंजारे व्यापारी होते थे। आगे बात करें अगर सिख संप्रदाय के संदर्भ में, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर के स्थापित किया था गुरु रामदास ने स्थापित किया था अमृतसर नगर को। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, तो रामदास ने जो है अकबर ने 500 बीघा जो जमीन दी थी, इसी पर उन्होंने अमृतसर नगर का स्थापित किया था। गुरु अर्जुन देव कहेंगे तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ से संबंधित हैं। और कपूर सिंह की बात होगी तो कपूर सिंह दल खालसा के संदर्भ में, ठीक है, आदि ग्रंथ की स्थापना आदि ग्रंथी गुरु अर्जुन देव, कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना। और बात करें गुरु अमरदास तो गुरु अमरदास ने देखोगे तो मनजी एक थे, तो मनजी की स्थापना। सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो को सहायता दी थी तो गुरु अर्जुन देव ने दी थी, ठीक है। सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, ठीक है। खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। और आदि ग्रंथ एवं गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। आगे बात करें अगर हम देखेंगे वह सिख गुरु जिसके तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। आगे बात करें वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे, तो क्या थे, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में जो थे जिम्मेदार थे। हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड, तो वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है तो हेमकुंड में स्थित है, ये उत्तराखंड में है। आगे बात करें हेमकुंड शायद हिमाचल में है, सॉरी। बात करें आगे जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। वह जिसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, ठीक है। जिनकी समाधि नांदेड़ में अगर देखोगे तो नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह की समाधि है,
तो इसे पवित्र माना गया है। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है, जिसमें उन्होंने क्या है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है कि उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। जो सिखों की सैनिक व्यवस्था थी वो गुरु गोविंद सिंह ने गठित की थी। खालसा पंथ प्रारंभ हुआ था 300 वर्ष पहले, और सिख गुरु वह है, सिख गुरु जिसने खालसा पंथ, तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने की थी, 300 वर्ष पहले की थी। सिखों के आदि गुरु, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। बंदा बहादुर का मूल नाम लच्छन देव था, ठीक है, लच्छन देव थे बंदा बहादुर। सिख राम साम्राज्य का आप देखोगे, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे, ठीक है, सिख साम्राज्य के राजा जो थे ये अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। ये बाद में इंग्लैंड चले गए थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। मराठा साम्राज्य और संघ के संदर्भ में देखेंगे तो मराठों के उत्कर्ष का कारण था कि धार्मिक चेतना थी, इसमें भौगोलिक सुरक्षा थी, राजनीतिक जागृति थी, उच्च नेतृत्व शक्ति थी इनके पास। शिवाजी ने मुगलों को हराया था। सलहार के युद्ध में जो है शिवाजी ने मुगलों को हराया था, तो सलहार के युद्ध में। आगे बात करें शिवाजी का जन्म देखेंगे तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में होता है, और वह सेना नायक जिसने बीजापुर के सुल्तान ने, ठीक है, वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो आप देखेंगे कि शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो अफजल खान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा। अफजल खान ने शिवाजी मुगलों की कैद में से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह आगरा में कैद थे, ठीक है। तो वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया था, 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो अफजल खां को, ठीक है, अफजल खां गया था इन्हें मारने के लिए, यानी शिवाजी ने इनको मार दिया था अफजल खां को। और शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह आगरा में कैद थे। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, और शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में ही हुआ था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। आगे हम बात करें अष्टप्रधान नाम की मंत्र परिषद मराठा प्रशासन से संबंधित है, और शिवाजी के समय सरनोबात का पद का संबंध है, सैन्य प्रशासन से संबंधित है सरनोबात। आगे बात करें शिवाजी ने अष्टप्रधान का जो सदस्य क्या है विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह सुमंत कहलाता था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, तो विदेशी मामले शिवाजी के समय के काल में सुमंत करता था, और सरनोबत सैन्य प्रशासन का था, सुमंत विदेश प्रशासन का था। आगे बात करें अगर तो देखेंगे अष्टप्रधान मंत्रि परिषद जिसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी वह शिवाजी के समय थी। कथन की बात करें राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रि परिषद से परामर्श लेते थे। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रि परिषद से परामर्श लेते थे, क्योंकि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ऐसा नहीं है, इसलिए राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रि परिषद से परामर्श लेते थे, सही बात है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार नहीं होता था। आगे बात करें शिवाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया गया है। संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था संभाजी के बाद। आगे बात करेंगे तो पेशवाओं के शासन में सही क्रम बात होगी तो बालाजी विश्वनाथ हैं, ठीक है, पेशवाओं के साथ तो अगर बालाजी विश्वनाथ हैं, संभाजी आए, संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ आए, बालाजी विश्वनाथ के बाद आएंगे बाजीराव, और बाजीराव के बाद आएंगे बाजीराव, ठीक है, इसके बाद आएंगे माधवराव, ठीक है। ऐसे बात करिए तो बालाजी विश्वनाथ, संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, बाजीराव, फिर इसके बाद माधवराव। इसके बाद करें सही कालक्रम के संदर्भ में देखेंगे तो संभाजी आए, ठीक है, संभाजी, राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी आए हैं। तो संभाजी के बाद आप देखेंगे राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय, ठीक है, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी महाराज। और इसके बाद करें 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना था, ठीक है। हम देख रहे हैं, अगर देखें इसे कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बनाया गया है, तो देखेंगे साहू के उत्तराधिकारी पेशवाओं की इच्छा पर निर्भर थे। 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवाओं की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, ठीक है।
पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया, क्योंकि शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। आगे बात करें, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था, ताराबाई के हाथों में था। अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई और रुक्मणी बाई मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो ताराबाई ने किया था। और सरजामी प्रथा संबंधित थी, मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी सरजामी। आगे बात करें, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, तो काशीराम पंडित ने देखा था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण था, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली ने इसलिए जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई इसी कारण हुई थी कि अहमद शाह अब्दाली जो मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को जो है मराठों ने निष्कासित किया था, इसका बदला अहमद शाह अब्दाली लेना चाहता था। अगर हम बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था, आप देखेंगे आगे पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया गया था, अफगानों ने हराया था। पानीपत की तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा ने तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। गुलाम कादिर रोहिला, नजीब खान, अली मोहम्मद खां, हजीब रहमत खां में से वह रोहिला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था तो नजीब खान था। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों की। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के विलेखों से किया गया था। ठीक है, मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के विलेखों से किया गया था। अब आगे बात करें मुगल साम्राज्य का विघटन की बात, तो और जो मोडी लिपि है मराठों के विलेख हैं, अभिलेख हैं। ठीक है, जो गुलाम कादिर रोहिला, नजीब खान, अली मोहम्मद खां और हजीब रहमत खां में से वह रोहिला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र, तो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र नजीब खान था, जो एक तरीके से विश्वासघाती कहेंगे। और इसके बाद हम बात करें अगर औरंगजेब मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में, तो औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली है तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी औरंगजेब के बाद। और मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल के समय से पूर्व अंत का कारण है। ठीक है, जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण यह था, एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। ये कौन? जहांदार शाह। अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फारूक से वह मुगल साम्राज्य जो अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की, तो फारूक सियर ने प्रदान की थी। आगे बात करें तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे। ठीक है, मोहम्मद शाह थे। और नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक मोहम्मद शाह ही थे, और वह शासक जिसने शासन काल में हिजड़ों एवं महिलाओं के एक वर्ग का क्या प्रभुत्व था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1719 से 48 के समय तक ये रहे थे। आगे बात करें, एक मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जानते थे, मोहम्मद शाह के नाम से जाने जाते थे। और बात करें आगे, वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिद्दीन, ठीक है, वजीर गाजिद्दीन ने दिल्ली में जो है दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय जो थे वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजिद्दीन ने दिल्ली में नहीं दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय थे जो जिन्हें वजीर गाजिद्दीन ने जो है दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था जिसके पिता का नाम अकबर द्वितीय था। अकबर का प्रधान नवाब शहादत खां था। अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलकिच खां था, वह जिसने दिल्ली में खगोली वेधशाला जंतर मंतर कहते थे, जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। आगे हम बात करें, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन तथा वाराणसी में। ठीक है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में। हम बात करें 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, लेखक हैं जयपुर के सवाई जय सिंह से संबंधित हैं। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, वो जयपुर के सवाई जय सिंह से संबंधित हैं। हम आगे बात करें अगर तो देखेंगे इस तरीके से हमने एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट की है, 6 पार्टों में से कंप्लीट किया है।
हम आगे इसे आधुनिक भारत के रूप में अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। मिलते हैं।